तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक पॉइंट लेके आया हूँ, न्यूट्रल पॉइंट ड्यू टू नॉन सिमिलर चार्जेस। पिछले लेक्चर में आपने न्यूट्रल पॉइंट ड्यू टू सिमिलर चार्जेस कैसे मेजर हुआ इसको आपने देखा। इसमें आप देखेंगे न्यूट्रल पॉइंट ड्यू टू नॉन सिमिलर चार्जेस, असमान आवेशों के कारण जो न्यूट्रल पॉइंट उदासीन बिंदु मिलेगा उसको आप देखेंगे। तो आपका पॉइंट होगा न्यूट्रल पॉइंट ड्यू टू नॉन सिमिलर चार्जेस मीन्स इसको हिंदी में बोलेंगे विजातीय आवेशों, आवेशों के कारण उदासीन बिंदु विजातीय आवेशों के कारण उदासीन बिंदु। विजाती मीन्स दोनों चार्ज एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, नॉन सिमिलर होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो चार्जेज हैं, एक चार्ज प्लस Q1 और दूसरा Q2 है और वो विजाती है तो माइनस में मानना पड़ेगा। तो ये हमारे पास चार्ज हो गया एक Q1 और दूसरा चार्ज हो गया माइनस Q1 चार्ज को हम मान ले पॉइंट A पर है और Q2 चार्ज को हम ये मान लें कि पॉइंट B पर है। तो इनके कारण न्यूट्रल पॉइंट उदासीन बिंदु हमको देखना है। तो जो ये नॉन सिमिलर चार्जेस होंगे इनके कारण उदासीन बिंदु जो होगा वो इनसे बाहर नहीं होगा। हम ये कंसीडर कर ले रहे हैं कि ये पॉइंट O है और यहीं पर न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो पॉइंट O को पॉइंट A से ये कंसीडर कर लिया जाए कि x दूरी पर है और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, r है। तो यहां से माइनस Q2 से उदासीन बिंदु की जो दूरी होगी वो हो जाएगी r प्लस x। ये दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस x। एक बात आपके दिमाग में अटैक कर रही होगी कि जब हम सिमिलर चार्ज लिए थे, दोनों को पॉजिटिव लिए थे, तो उनके कारण न्यूट्रल पॉइंट उनके बीच में कहीं आया था, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टेकअप करने के बाद न्यूट्रल पॉइंट आपका उस चार्ज से बाहर आ रहा है। इसका भी तो कोई रीजन होगा। तो इसका रीजन ये है कि जैसे ये चार्ज आपका प्लस है तो और ये चार्ज आपका क्या है, माइनस है। आप ये जानते हैं कि प्लस से जो निकलने वाली लाइन होंगी, इलेक्ट्रिक लाइन्स होंगी, इस तरीके से निकल करके और ये क्या करेंगी, माइनस की ओर ऐसे जाएंगी। तो ये स्थिति बनाएगा कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह होगा ही होगा और प्लस से यहाँ कहीं भी हम कंसिडर करेंगे तो प्लस के कारण आप ये जानते हैं कि प्लस की का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन उससे दूर की ओर होता है और माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन उसकी ओर होता है। तो हम दोनों आवेशों के बीच में कहीं भी होंगे, एक प्लस और एक माइनस है, तो दोनों के बीच में कहीं होंगे। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों के कारण होगा, दोनों प्लस हो जाएगा। इसका मतलब कि दोनों के बीच में कहीं न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो और बाहर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमको न्यूट्रल पॉइंट टेकअप हो जाएगा। हाँ, ये होता है, पिछले लेक्चर में भी आपको क्लियर हुआ है कि जब भी न्यूट्रल पॉइंट आपको मिलेगा वह छोटे वाले आवेश के नजदीक और बड़े वाले आवेश से दूर होता है। यहां हम कंसिडर कर लेते हैं कि Q1 जो है आल्सो लेस देन माइनस ऑफ Q2। Q1 का जो चार्ज है ये माइनस Q2 चार्ज से क्या है, उसका मैग्नीट्यूड जब हम टेकअप करेंगे इससे लेस कंसिडर कर ले रहे हैं। तो इस स्थिति में आगे बढ़ेंगे तो हम देखें कि वो न्यूट्रल पॉइंट का जो x है, डिस्टेंस, ये कैसे मेजर होगा।
तो हम पॉइंट O पर इस Q1 आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करेंगे। फिर पॉइंट O पर इस Q2 आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करेंगे। और यहां पर अगर न्यूट्रल पॉइंट है तो वहां दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होगी, क्योंकि बराबर होगी और विपरीत होगी तभी एक दूसरे से निरस्त हो जाएगा। जब निरस्त हो जाएगा तभी वहां का पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट कहा जाएगा। तो हम आगे अब यह देखें कि बिंदु O पर आवेश Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मीन्स हमने क्या लिखा कि बिंदु O पर आवेश Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज माइनस Q1, और वह अगर तीव्रता E1 है तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 के अपान x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि Q1 से जहां हम ज्ञात कर रहे हैं उसकी दूरी कितनी कंसीडर की गई है, x दूरी कंसीडर की गई है। आप स्पष्ट देख रहे हैं, यह एक्सप्रेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे कि इस माइनस Q2 के कारण भी हम पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे। तो माइनस Q2 के कारण पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, माइनस Q2 के कारण पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को टेकअप किया जाए तो आगे आप फिर देखेंगे कि बिंदु O पर आवेश माइनस Q2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको अगर E2 से लिखें तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपान। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से देखेंगे Q2 से बिंदु O की दूरी कितनी R है, ये x है, तो पूरा डिस्टेंस कितना हुआ ये R प्लस x, तो यहां हो गया R प्लस x का स्क्वायर, एक्सप्रेशन नंबर 2। अब बिंदु O अगर उदासीन बिंदु है तो यहां पर दोनों तीव्रताएं एक दूसरे के बराबर होंगी। हाँ, अगर हम यहां पर E1 और E2 का डायरेक्शन देखें तो बार बार आपको बताया गया है ये प्लस है तो प्लस के कारण यहाँ डायरेक्शन इससे दूर की ओर होगा, ये माइनस है, माइनस का डायरेक्शन इसकी ओर होगा। ये डायरेक्शन है आपका क्या E2 का, इधर डायरेक्शन क्या है E1 का, और इसको उदासीन होना है। आपको बताया गया धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा उस आवेश से दूर की ओर होती है। जिस बिंदु पे हम ज्ञात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस आवेश से चलेंगे, उस बिंदु से होते हुए दूर की ओर चले जाएंगे, जो डायरेक्शन मिलेगा वो धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। इसके आधार पर ये धनात्मक आवेश है तो यहां पर इससे दूर की ओर जाएंगे तो ये दिशा हो जाएगी E1, ये Q1 आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। फिर हमने बताया है कि ऋणात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जिस बिंदु पर हम ज्ञात कर रहे होंगे उस बिंदु से उस ऋणात्मक आवेश की ओर चले जाते हैं। तो इसके आधार पर देखेंगे कि बिंदु O पर हम ज्ञात कर रहे हैं तो यहां से ऋणात्मक आवेश की ओर जब हम जाएंगे तो तीव्रता E2 की दिशा आएगी, ये डायरेक्शन ऑफ E2। अब E1 E2 दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो बिंदु O पर उदासीन होने के लिए E1 और E2 का प्रभाव निरस्त हो जाए, इसके लिए दोनों वेक्टर क्या है विपरीत तो है ही, बराबर हो जाए। तो इस कंडीशन को आगे टेकअप करने के लिए हमको ये करना है फिर आगे नोट आउट करेंगे कि बिंदु
O के उदासीन बिंदु O के उदासीन होने के लिए अगर बिंदु वो उदासीन बिंदु हो तो वहां पर E1 और E2 दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो जाए। तो E1 बराबर E2 एक्सप्रेशन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए E1 की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 में दी गई है और E2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में दी गई है। इन दोनों वैल्यूज को लेकर के यहां सब्स्टिट्यूट करके दोनों को क्या करेंगे, आप बराबर कर देंगे। तो आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 वी हैव समीकरण 1, 2 तथा 3 से आप इस तरीके से पाएंगे, दोनों इक्वेशन आप बराबर कर देंगे और बराबर करने के बाद जो बातें मिलेंगी ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 के अपान x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 के अपान r प्लस x का स्क्वायर। ये दोनों कैसे लागू होगा, इसका क्रॉस चेंजिंग करेंगे, क्योंकि x स्क्वायर है, दूरी है तो दूरी के साथ दूरी कर दें, इसको आप इसकी जगह पे कर दें और इसको आप इसकी जगह पर कर दें, तो आपको मिल जाएगा r प्लस x का स्क्वायर अपान x स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई Q1। ये रूट हटा दें तो ये मिल जाएगी रिप्लाई r प्लस x के अपान x इज इक्वल टू रूट ऑफ Q2 बाई Q1। यहां से x को दोनों में बारी बारी से आप डिवाइड कर दें, r में भी x को डिवाइड कर दें और x में भी x को डिवाइड कर दें, तो ये मिल जाएगा इंप्लाई जब r में x को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा r बाई x प्लस x में x को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा x बाई x बराबर ये रूट ऑफ Q2 बाई Q1। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और नेक्स्ट आपको एक्सप्रेशन आगे बढ़ जाएगा इस तरीके से। यहां से ये मिलेगा r बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ Q2 बाई Q1। यहां से r बाई x इज इक्वल टू रूट ऑफ Q2 बाई Q1, ये प्लस 1 है, यहाँ जाएगा -1 होगा। ये पूरी एक क्वांटिटी मानेंगे। अब x को हम फ्री करेंगे, x को फ्री करेंगे तो x यहाँ जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी r के अपान में आ जाएगी। तो इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू r अपान ये रूट ऑफ Q2 बाई Q1 -1। ये रूट ऑफ Q2 बाई Q1 अलग है, -1 अलग है। ये मिल गया हमको विपरीत आवेशों के कारण उदासीन बिंदु। जब दोनों आवेश विपरीत हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, तब के लिए उदासीन बिंदु आपको टेकअप हो गया। और इसमें अब हम ये देखें कि अगर दोनों आवेश विपरीत हैं और बराबर है तो उनके कारण उदासीन बिंदु अगर हम लेना चाहेंगे तो दोनों बराबर होगा कि दोनों आपस में कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 में से 1 घटेगा 0 आ जाएगा, 0 को r में डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट आ जाएगा, मींस इमेजरेबल आ जाएगा। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर दो आवेश विपरीत तो हैं, नॉन सिमिलर तो हैं और वो बराबर हो गए तो उनके कारण न्यूटन पॉइंट आपको नहीं मूल्य मिलेगा और उनकी दूरी अगर कम है तो इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म कर जाएगा। तो केसेस में आप इसका देख लेंगे, ये कहेंगे इफ Q1 इज इक्वल टू Q। इस स्थिति में जो -Q2 था वो Q1 और -Q2 दोनों बराबर हो जाए, देन तब क्या होगा, न्यूटन पॉइंट देखेंगे x इज इक्वल टू r अपान रूट ऑफ, ये दोनों बराबर हमने कर दिया, चाहे जिसको जिसकी जगह पे रख देंगे काटेंगे एक ही आएगा। मे भी हम Q2 बाई Q2 ही कर दें, दोनों कैंसिल हो गया, -1। तो x बराबर r
कि अपान 1 माइनस 1 इज इक्वल टू r अपान 0। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ? इनफाइनाइट, दैट इज इमेजरेबल। इनफाइनाइट की मीनिंग क्या है? इमेजरेबल की मेजर नहीं होगा। कभी भी आप दिमाग पर ये कंफ्यूजन नहीं डालेंगे कि इनफाइनाइट कोई फिक्स वैल्यू होती होगी। इनफाइनाइट मींस इमेजरेबल, जो मेजर नहीं किया जा सकता। अगर उसकी वैल्यू फिक्स कर देंगे कहीं तो इसका मतलब वो मेजर हो जाएगा, उसका इवैल्यूएशन हो सकता है, इसका मतलब कि आप वहां पहुंच सकते हैं। तो इनफाइनाइट की केस नहीं टेकअप कर पाएंगे। तो ये मिल गया। इससे आपको ये स्पष्ट हो रहा है कि जब नॉन सिमिलर चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और दोनों सेम होंगे अमाउंट में, जैसे एक 10 कूलाम का है अगला भी 10 कूलाम का, तो इनके कारण हम न्यूट्रल पॉइंट लेना चाहेंगे तो न्यूट्रल पॉइंट हमें नहीं टेकअप हो पाएगा। और आपने देख लिया इस स्थिति में यह आपका इमेजरेबल दिखाई दे रहा है। तो अब आपको इतनी बातें हो गई कि जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात की, इसमें हमने सारी बातों को बहुत ही सूक्ष्मता से, बहुत विश्लेषण करके आपको समझाया। और जहां बातें आपको ना समझ में आई हों वो बातें आप ये चैनल देखने के बाद YouTube पर जो स्टेटमेंट होते हैं उसमें देंगे कि सर जी हम इस बात को अगेन समझाई जाए, तो हम दूसरे भी लेक्चर में आपको अगेन इसको और स्पष्ट तरीके से समझा करके सेंड कर देंगे। क्योंकि ये इंटरमीडिएट NCERT लेवल का सिलेबस है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इजी कर देने से कहीं न कहीं आप में कमजोरी बैठ जाएगी। तो कंपटीशन के दौर में बहुत कमजोर बना के अगर अपने आप को चलेंगे तो कंपटीशन में आप फाइट नहीं कर पाएंगे। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिति जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेहनत करिए और ईमानदारी से जम करके आप लगे रहिए। क्योंकि एक मेरा स्टेटमेंट आप ये जानिए कि देयर इज नो एनी ऑप्शन ऑफ लेबर। लेबर का कोई ऑप्शन नहीं होता, श्रम का कोई विकल्प नहीं होता, और पढ़ाई श्रम से होती है और इसको आप श्रम से करेंगे, मेहनत से करेंगे। दुनिया में हर चीज का ऑप्शन होता है, लेबर होता है, लेकिन मेरी बात को याद रखो कि देयर इज नो एनी ऑप्शन ऑफ लेबर। श्रम का कोई विकल्प नहीं होता। इस फार्मूले को लेकर के आप फिर इसको पढ़ेंगे और फिर से एकदम आसान हो जाएगी ये।